हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 25 अप्रैल 2021 और आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्ल्ड वेटरनरी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अप्रैल। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल ये दिवस अप्रैल में मनाया जाता है, लेकिन 24 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है हर साल। जो अप्रैल का चौथा शनिवार होता है, फोर्थ सैटरडे होता है, उस दिन ये दिन मनाया जाता है। तो इस साल चौथा शनिवार 24 अप्रैल को पड़ रहा है, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। इस साल की थीम रखी गई है वेटरनेरियंस रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। थीम आपको याद रखनी है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो एक्चुअली में इस दिन की स्थापना वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन के द्वारा की गई थी सन 2000 में। और ये मनाया जाता है, जो पशु चिकित्सक होते हैं तो एनिमल्स और सोसाइटी की हेल्थ के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल पंचायती राज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को? तो एक्चुअली में 24 अप्रैल 1993 में जो पंचायती राज सिस्टम है भारत में, ये इफेक्ट में आया था। तो इस कारण से 24 अप्रैल को मनाया जाता है ये दिन। तो जो सबसे पहला नेशनल पंचायती राज डे था ये 2010 में मनाया गया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको डिक्लेयर किया था 2010 में, और सबसे पहली बार तभी मनाया गया था। प्रेजेंट में लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं भारत में। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है कि पंचायती राज सिस्टम है, ओके, इसको किस कमेटी की रिकमेंडेशन में लाया गया था? तो बलवंत राय जी की कमेटी की रिकमेंडेशन में से लाया गया था और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अप्रैल। प्रयोगशाला जानवरों का विश्व दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल ये दिन मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो लैब में अलग अलग तरह के जो वायरसेस होते हैं या एक्सपेरिमेंट होते हैं दवाओं के लिए, ये जानवरों पे किए जाते हैं मेनली, जैसे चूहे हो गए, खरगोश हो गए, ओके। तो इस तरह से एनिमल्स के ऊपर ये टेस्टिंग की जाती है। तो जो WDAIL है यानी वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज, इस डे को मनाने का एम यही है कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जानवरों के ऊपर, इसको रोका जा सके और भी अच्छी एडवांस्ड नॉन एनिमल टेक्निक्स लाई जाएँ टेस्टिंग के लिए, जिसमें एनिमल्स का यूज़ ना हो। इस दिन को दो और नाम से भी जाना जाता है। एक तो हो गया वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लेबोरेटरीज, एक हो गया वर्ल्ड लैब एनिमल्स डे, और एक हो गया वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, 1979 में इस दिन की स्थापना की गई थी नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि 20 से लेकर 26 अप्रैल तक हर साल वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल्स के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज, ओके। इसके लिए एक सप्ताह डिक्लेयर किया गया है 20 अप्रैल से 26 अप्रैल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है, बोआओ फोरम ऑफ एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 हेल्ड इन चाइना रिसेंटली। हाल ही में चीन में BFA वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। तो BFA, ओके, BFA का मतलब है बोआओ फोरम फॉर एशिया, और इनकी हर साल एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। और 2021 की अभी हाल ही में एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, वार्षिक सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? चाइना में। ठीक है, इसके लिए थीम रखी गई थी अ वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, ये थीम रखी गई थी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 18 से 21 अप्रैल तक चली बोआओ में, जो कि चाइना का एक प्रोविंस है, और यहाँ पे 60 कंट्रीज से लगभग 2500 पार्टिसिपेंट रहे इस इवेंट में। इसके अलावा एक एनुअल रिपोर्ट भी जारी की गई है एशियन इकोनॉमी के ऊपर इस इवेंट में। ठीक है, तो BFA एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में बनाई गई थी। उस टाइम पे 25 एशियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा से शुरू किया गया था। बाद में 2006 में 28 कंट्री यहाँ पे हो गई हैं, और भारत भी BFA का मेंबर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, BFA का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और सेक्रेटरी जनरल हैं ली बैडोंग। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज डेमोग्राफिक ग्रोथ ट्रांजिशन विल ओवरटेक चाइनाज बाई 2035। 2035 तक भारत का जनसांख्यिकी विकास संक्रमण चीन से आगे निकल जाएगा। तो अभी हाल ही में जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है ये 2035 आते आते चाइना के डेमोग्राफिक एडवांटेज से आगे निकल जाएगा। और डेमोग्राफिक एडवांटेज क्या होता है? इसका मतलब है कि जो उस देश की
पॉपुलेशन है उसमें युवाओं का, यंगर पीपल्स का कितना ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेमोग्राफिक एडवांटेज होगा उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यंगर पॉपुलेशन होगी वहाँ पे। तो भारत की जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है 2035 तक चाइना से आगे निकल जाएगी। और इसका मेन रीज़न ये है कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और चाइना में जनसंख्या को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट बर्थ पॉलिसीज़ लाई गई हैं। इस कारण से वहाँ पे रोकथाम लाया गया है पॉपुलेशन में। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि भारत में यंगेस्ट पॉपुलेशन है पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा। 90% जो भारत की पॉपुलेशन है ये 60 साल से कम है, जिसमें से 35% जो है ये 19 साल से भी नीचे है। बात कर लेते हैं कहाँ की, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की। ये चाइना का सेंट्रल बैंक है और यहाँ के गवर्नर हैं यी गैंग। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस हैज़ रिलीज द सेकेंड वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र ने दूसरी विश्व महासागर आकलन रिपोर्ट जारी की है। तो 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने पहली वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की थी और अब 2021 में दूसरी वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की है। आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस ने प्रकाशित की है, ये याद रखना है। और इसमें इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, ओके, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उनके द्वारा साइंटिस्ट चुने गए जिनके अनुसार काम किया गया और जो डेटा कलेक्ट हुआ उसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं इस रिपोर्ट में, जैसे कि 2008 में समुद्र में डेड जोन लगभग 400 के आसपास थे। यहीं 2019 में डेड जोन जो है यहाँ पे 700 के आसपास हो गए हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि लगभग जो डेड जोन है ये लगभग डबल हो गए हैं। डेड जोन क्या होता है? समुद्र में ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो जो भी वहाँ पे अंदर रहते हैं जीव जंतु समुद्र में, वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे रह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ को डेड जोन कहा जाता है। तो 2008 में ये 400 थे, 2019 में ये 2019 में ये 700 हो चुके हैं। इसके अलावा 90% जो मैनग्रोव सी ग्रास है और जो मार्श प्लांट है, इनकी स्पीसीज़ एक्सटेंशन यानी कि ख़त्म होने के कगार में है, लुप्त होने के कगार में है। उसके अलावा 30% की जो सीबर्ड की स्पीसीज़ है, ओके, जो सीबर्ड होती हैं उनकी 30% स्पीसीज़ जो है ये भी एक्सटेंशन के कगार पे हैं, यानी लुप्त होने के कगार पे हैं। इसके अलावा ये बताया गया कि पूरे विश्व भर में जितना भी समुद्र है उसमें से सिर्फ 10% समुद्र पे ही अध्ययन किया जा चुका है, सिर्फ उन्हें एक्सप्लोर किया गया है, सिर्फ 10%, बाकी अभी 90% वैसा का वैसा ही है। ओके, इसके अलावा ये भी बताया गया कि ओशियंस में जो हीट कंटेंट है ये 1990 के बाद अगर आप कंपेरिजन करें तो जस्ट डबल हो चुका है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स की बात करें तो 193 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट अपडेट है HSBC इंडिया टाइज अप विद गूगल पे एंड वीज़ा फॉर टोकनाइजेशन ऑफ इट्स क्रेडिट कार्ड। HSBC इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड को टोकन के लिए गूगल पे और वीज़ा के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में HSBC इंडिया बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ पार्टनरशिप की है अपने क्रेडिट कार्ड के टोकनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या इस पार्टनरशिप में? तो HSBC के जितने भी क्रेडिट कार्ड धारक हैं वो अपना जो कार्ड है उसको गूगल पे से लिंक कर सकते हैं, जिसके बाद वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो पेमेंट है वो NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन या QR पे या इन ऐप परचेजेस बेसिस पे काम करेगी। ठीक है, 3 टाइप से पेमेंट कर सकते हैं कॉन्टैक्टलेस मोड में, ताकि वहाँ पे कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो। उसके अलावा मेन ऑब्जेक्टिव ये है इस पार्टनरशिप का कि जो भी कस्टमर हैं उनको इन्हांस्ड सिक्योरिटी दी जाए, मतलब कि जो सिक्योरिटी है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो HSBC बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और CEO हैं सुरेंद्र रोशा। नेक्स्ट अपडेट है RBI कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका नाम है भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और लाइसेंस क्यों रद्द किया गया है? क्योंकि जो बैंक है इसके पास पूरे अमाउंट में यानी एडिक्वेट कैपिटल नहीं था। ओके, ये अपने डिपॉजिटर्स को फंड नहीं दे पा रहा था, इसके पास कैपिटल नहीं थी, इस कारण से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और अब लाइसेंस रद्द हो गया है तो ये बैंक ना तो अपने कस्टमर से डिपॉजिट ले सकता है, ना ही उनके डिपॉजिट्स का रीपेमेंट कर सकता है। तो बात आती है जिनके वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं उनका क्या होगा? तो 98% जो डिपॉजिटर हैं उनको फुल अमाउंट वापस मिल जाएगा DICGC के द्वारा, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा। RBI की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है,
यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और कोलकाता से मुंबई में हेडक्वार्टर आया था 1937 में। नेक्स्ट अपडेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज्ड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू 10.4% फॉर फिस्कल ईयर 22। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को संशोधित करके 10.4% किया है। तो अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और इस रिपोर्ट में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले जो ग्रोथ थी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, तो 2021-22 यानी वित्तीय वर्ष 2022 के लिए इसमें 11% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं पेंडेमिक वापस आ गया है, ओके, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इकोनॉमी में फिर से डाउनवर्ड्स देखी जा रही है उसकी डायरेक्शन नीचे गिरती हुई। तो इस कारण से इन्होंने जीडीपी में अपना जो प्रेडिक्शन उसको रिवाइज़ किया है, और अब 10.4% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और ऐसा बताया जा रहा है कोविड-19 क्राइसिस के कारण हो रहा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक लॉस हैं जो अभी प्रेजेंट में कोविड-19 चल रही है, तो इससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक लॉस जो है वो एस्टिमेट किया गया है, और इसमें महाराष्ट्र अकेले 54% लॉस को कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब जितना भी लॉस हो रहा है उसका 54% महाराष्ट्र से आ रहा है। एसबीआई की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, और ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बने हैं। टैगलाइन देख लेते हैं, 5 टैगलाइन है। द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया रेटिंग्स रिड्यूस्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट टू 10.1% फॉर फिस्कल ईयर 22। इंडिया रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर 10.1% किया है। तो अभी हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी को लेकर अपना प्रेडिक्शन दिया है। तो पहले इन्होंने अनुमान लगाया था कि 2021 और 22 के बीच में, यानी फिस्कल ईयर 22 में भारत की जीडीपी में 10.4% की बढ़ोतरी देखी जाएगी। लेकिन सेम वही केस है, पैंडेमिक के कारण इन्होंने भी अपने फोरकास्ट को रिवाइज़ किया है, और अब 10.1% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम किया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि भारत में जो वैक्सीनेशन के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं, इसमें कॉस्ट कितना आएगा। तो जो यूनियन गवर्नमेंट का जीडीपी है इसका 12% कॉस्ट आएगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जीडीपी है इसका 0.24% जो है जीडीपी का, ये वैक्सीनेशन में कॉस्ट आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो रिटेल में महंगाई है ये 5% बढ़ेगी, और जो होलसेल में महंगाई है ये 5.9% बढ़ेगी वित्तीय वर्ष 2022 में। नेक्स्ट अपडेट है, रेखा मेनन बिकम्स फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम। रेखा मेनन जी नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो ये है रेखा मेनन जी, और प्रेजेंट में ये एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन है और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और हाल ही में इन्हें नैस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़ के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ की अध्यक्ष के रूप में 2021-22 तक कार्य करेंगी, ठीक है। ये रिप्लेस करेंगी यूवी प्रवीण राव को, और जो यूवी प्रवीण राव हैं ये अब इन्फोसिस में होल टाइम डायरेक्टर और CEO के रूप में नियुक्त हो गए हैं। दोनों नाम याद रखिएगा। तो जो नैस्कॉम है इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, हेडक्वार्टर है नोएडा में, और प्रेसिडेंट हैं देवजानी घोष। नेक्स्ट अपडेट है, रुमाना सिन्हा सेंगल विंस नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। रुमाना सिन्हा सहगल ने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। तो ये हैं रुमाना सिन्हा सहगल, और ये हैदराबाद से हैं, वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इसके बाद ये एंटरप्रेन्योर बन गई, इन्होंने अपने काम स्टार्ट किए, और इन्होंने अभी हाल ही में 2021 का नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है, ठीक है। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है जो इन्होंने नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं उनके रिसाइकलिंग के लिए, उनको रिसाइकल करके ग्रीन प्रोडक्ट बनाने के लिए एक इनिशिएटिव डेवलप किया है। उसी इनिशिएटिव में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।